Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस के यूनिट 3 के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को, और हमने पढ़ा कि कौन से एविडेंसेस दिए थे नेचर और नर्चर के सपोर्टर्स ने। ट्विन स्टडी हमने पढ़ी, हमने अडॉप्टेड स्टडीज़ पढ़ी, फैमिली स्टडी पढ़ी, ये सब हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस कि कौन कौन से इंटेलिजेंस की अप्रोचेज हैं। सो टोटल 2 अप्रोचेज है हमारे पास इंटेलिजेंस के लिए, साइकोमेट्रिक अप्रोच और कॉग्निटिव अप्रोच। तो अब हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। सो हमारे पास अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, अब क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज को डेवलप करा था इंटेलिजेंस को समझने के लिए, बट बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 साइकोलॉजिकल अप्रोचेज हमें मिली थी, 2 अप्रोचेज हमें मिली थी इंटेलिजेंस को मेजर करने की, इंटेलिजेंस को समझने की। हमारे पास 2 थियरीज हैं इंटेलिजेंस को समझने की। फर्स्ट है साइकोमेट्रिक, जिसको कि स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है। हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट है साइकोमेट्रिक, जिसको कि स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है। दूसरी है कॉग्निटिव, जिसको कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी कहा जाता है। ओके, जिसमें कि हम ह्यूमन की फंक्शनिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या बताती है हमें? अब जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, consider intelligence as an aggregate of abilities and express the individual's performance as a single index of cognitive abilities. अब देखो, जो हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है, इसके ये क्या समझते हैं कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसको कि स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमारी स्पेशल एबिलिटीज़ हो गई, म्यूजिकल एबिलिटी हो गई, इंटरपर्सनल जितनी भी हमारी एबिलिटीज़ हैं, उन सबको मिला करके, उस सबको जब हम मिलाते हैं, उसका एग्रीगेट ही हमारा इंटेलिजेंस है। ठीक है, हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ है सबको मिला करके हमारी इंटेलिजेंस बनती है। और उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? हम जो भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं हम किसी की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को? उसका दिमाग खुल के देखेंगे नहीं, उसकी फंक्शनिंग तो देख भी नहीं पाएंगे हम जब भी। तो हम कैसे देख सकते हैं? सिर्फ कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उसके इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस, उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से ही हम उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइंग डायमेंशन। अब जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, जैसा इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो इसका मेन फोकस किस पे रहता है कि हमारे इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पर, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, क्या अंडरलाइंग डायमेंशंस है इसके, ठीक है, उसको समझने का काम करती है। उसको हम मेनली समझते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच में कि कौन कौन से इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बनती है, कौन कौन से इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, ये हम मेनली पढ़ते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच में। अब factor analysis and related techniques are used to locate a smaller number of dimension clusters of factors from a large set of independent variable और आइटम्स ऑन अ टेस्ट। अब जो फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक हो गई, और भी बहुत सारी टेक्निक होती है जिनका हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम क्लस्टर्स को, जो नंबर ऑफ डायमेंशंस है, छोटे छोटे डायमेंशंस है, उसको भी, लार्ज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन सबको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अंदर फैक्टर एनालिसिस और भी बहुत सारी टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मेनली हमारे पास 4 थ्योरीज आ जाती हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर हमारे पास 4 थ्योरीज आ जाती है। फर्स्ट है हमारे पास चार्ल्स ई स्पेयरमैन की थ्योरी, जो कि उन्होंने दी थी 1927 में, जिसे 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ल्स ई स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। अब चार्ल्स ई स्पेयरमैन ने अपनी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। अब 2 फैक्टर का क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 फैक्टर्स आते हैं। Spearman used a statistical technique called factor analysis and concluded that intelligence consists of 2 factors that explain the individual differences in test scores. अब स्पेयरमैन ने क्या करा था, उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करा था, फैक्टर एनालिसिस। जो हमारी नेक्स्ट बुक है, क्या बोलते हैं, जो हमारी BPCC 101 है स्टैटिस्टिक, उसके अंदर हमारे पास फैक्टर एनालिसिस और भी सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका कि स्पेयरमैन ने यूज़ करा था, और उसको यूज़ करके उनको क्या पता चला कि भाई जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, उसको 2 फैक्टर्स उसमें होते हैं, हमारे इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर्स होते हैं दैट एक्सप्लेन्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेस्ट स्कोर, जिसकी वजह से हमारे जो हर इंडिविजुअल के टेस्ट स्कोर, जो जिसमें कि डिफरेंट स्कोर आता है, वो हमें पता चल सकता है। ठीक है, अगर हम हर पर्सन पे टेस्ट स्कोर हम उसका करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट हमने करा है, सबका स्कोर डिफरेंट आएगा, तो वो स्कोर में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि 2 फैक्टर्स है इसके पीछे जो काम आते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा G फैक्टर, जिसको कि जनरल फैक्टर भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा S फैक्टर, जिसको स्पेसिफिक फैक्टर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 2 फैक्टर्स दिए थे स्पेयरमैन ने कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट G फैक्टर, जिसे जनरल फैक्टर बोला जाता है। दूसरा S फैक्टर, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर बोला जाता है। द G फैक्टर इंक्लूड्स, अब जो G फैक्टर है यानी कि जनरल फैक्टर है, उसके अंदर क्या आ जाता है हमारा मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेज रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या है? G फैक्टर यानी जनरल। ठीक है, जनरल फैक्टर मतलब जिसके अंदर सारी हमारी प्राइमरी और कॉमन परफॉर्मेंसेज आ सकती हैं, सारी हमारी
प्राइमरी और कॉमन परफॉर्मेंसेज आ जाती है जो कि हमारी इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है। अब जो चार्ल्स स्पेयरमैन थे, इन्होंने दो फैक्टर दिए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब जी फैक्टर क्या है? जनरल फैक्टर, जो कि हर एक परफॉर्मेंस के लिए, हर एक कॉग्निटिव एबिलिटी में, इंटेलिजेंस में नेसेसरी है, ठीक है, वो सब में होगा। जैसे कि जो स्पेशल एबिलिटीज़ है हमारी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इन सभी में एक बेसिक फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जनरल फैक्टर। जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, उस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, मान लो उसके 100 में से 100 ही आ गए उस टेस्ट में, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में जब हम उसको चेक कर रहे थे। फिर जब हम उसकी स्पीच फ्लुएंसी या फिर कॉम्प्रिहेंशन जब हम चेक करें, तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसके अच्छे ही मार्क्स आए। ये नहीं है कि उसके 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, बट अच्छे मार्क्स आएंगे दूसरों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस है, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर है जिसको बोलेंगे हम जनरल फैक्टर, ठीक है। अब उसके मार्क्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा क्यों आए? अब जैसे हम क्लासेस में, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ड्राइंग भी होता है, ठीक है, हम सब में अच्छे हैं, हम सबको पढ़ सकते हैं, हम समय पास हो जाते हैं। वो चीज़ क्या है, क्यों पास हो जाते हैं हम? क्योंकि हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है सब सब्जेक्ट्स को समझने की, हमारे अंदर एबिलिटी है, तो वो है हमारा जनरल फैक्टर, क्योंकि हम सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। बट कोई एक होता है ना हमारे सब्जेक्ट जिसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। अब वो क्यों आते हैं? क्योंकि उधर एक स्पेसिफिक फैक्टर काम कर रहा है। क्या हो गया उधर? स्पेसिफिक फैक्टर हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। हम मैथ्स में भी हम पास हो जाते हैं, एवरेज मार्क्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। हम और सब सब्जेक्ट में हम पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट ड्राइंग में हमारे सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, हमारी स्किल है उसमें। तो वो हो गया हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। तो ऐसे ही दो फैक्टर्स दिए थे चार्ल्स स्पेयरमैन ने, कि एक तो होता है जी फैक्टर जो कि इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, साइंस में हम टॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है उधर कि हम मैथ्स में भी हमारे स्कोर ठीक ठाक आ जाएंगे, पास तो हम हो ही जाएंगे, और सब सब्जेक्ट्स में भी हम पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर कोई एक ही सब्जेक्ट हमारे सिर्फ साइंस ही है जिसमें हम ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। ये चीज़ बताई थी चार्ल्स स्पेयरमैन ने। उन्होंने दो फैक्टर दिए, अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी इंटेलिजेंस में, जिसमें उन्होंने फैक्टर एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करा था। और उसके कंक्लूजन में उन्होंने क्या क्या उनको मिला कि भाई इंटेलिजेंस में दो चीज़ें काम आती हैं। अब जब उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाई, तो उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया, ठीक है। उसमें उन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, वर्बल फ्लुएंसी सबको टेस्ट करा। फिर उन्होंने क्या पाया कि भाई कोई एक इंसान है जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, तो उसकी स्पीच फ्लुएंसी भी सही है, ठीक है, सब टेस्ट में उसके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं। क्यों अच्छे आ रहे हैं? क्योंकि कॉमन फैक्टर काम कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं जी फैक्टर। वहीं पर क्या हुआ कि उन्होंने पाया कि एक में तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट सब में उसके बराबर मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। अगर कहीं पर उसके 100 का स्कोर है उसका, तो वो 100 का स्कोर हर जगह मेंटेन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एक ही में उसका 100 का स्कोर है। क्यों? क्योंकि उधर एक स्पेसिफिक फैक्टर भी हमारा काम कर रहा था। ये है हमारी टू फैक्टर थियरी जो कि चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी। अब चार्ल्स स्पेयरमैन के कंट्रास्ट में ही एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थर्स्टन। 1938 में इन्होंने अपनी दूसरी थियरी दी। इन्होंने अपनी थियरी दी कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसमें दो फैक्टर काम नहीं करते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब स्पेयरमैन ने दो फैक्टर दिए थे, जी फैक्टर, एस फैक्टर। अब ये E.L. थर्स्टन ने क्या करा, इन्होंने मल्टीपल फैक्टर थियरी दी थी। इन्होंने क्या बोला कि भाई दो फैक्टर नहीं होते, मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं हमारी इंटेलिजेंस पर। थर्स्टन 1938 proposed the theory of primary mental ability. He analyzed the intercorrelation of the set of 56 mental tests and identified 7 factors. अब इन्होंने क्या करा, थर्स्टन ने 56 मेंटल टेस्ट किए थे, जिससे कि उन्होंने क्या पाया कि भाई देखो दो फैक्टर नहीं होते हैं, हमारे पास 7 फैक्टर्स होते हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के लिए हमारे पास 7 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वो 7 फैक्टर्स कौन कौन से? पहला है हमारा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। पहला फैक्टर क्या है हमारा? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ये प्राइमरी यानी कि सबसे बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ है हमारी 7 जो इन्होंने दी थी। फर्स्ट है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, कि हम वर्ड्स को समझ पा रहे हैं, ठीक है, उनको परसीव अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या कंसेप्ट है, क्या आइडिया, इस सबको हम समझ पा रहे हैं। वो होता है हमारा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की वजह से। वर्बल फ्लुएंसी, कि हम वर्ड्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, बोल अच्छी तरीके से पा रहे हैं, वो होती है हमारी वर्बल फ्लुएंसी। थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? कि हम अच्छी तरीके से कंप्यूट कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अगर हम दुकान पे जा रहे हैं कोई सामान लेने के लिए, ठीक है, तो हम अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कितने पैसे हमने दिए हैं, कितने पैसे बच गए, कितने पैसे हमें वापस लेने हैं, और हमारी स्पीड भी अच्छी है उस चीज़ में, ठीक है। वो हो जाती है हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर आ जाती है हमारी स्पेशल एबिलिटी, जिसमें कि हम विजुअलाइज भी कर पाते हैं कि क्या हमारे पास इतना सारा सामान है, क्या वो इस जगह में फिट भी हो जाएगा, ठीक है। हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हो गई, और ये एरो, अगर हम माइंड मैप जो बनाते हैं कि अगर हम इधर से जाते हैं तो फिर इधर पहुंचेंगे, डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, और ये एरो है अगर ये 3 डिग्री घूम जाए तो किधर जाएगी, ठीक है, 3 बार अगर हम इसे घुमा दे तो किधर जाएगी। वो हो जाती है हमारी सारी स्पेशल एबिलिटी। फिर आ जाती है फिफ्थ हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है?
कि हमारे पास एबिलिटी टू डिराइव जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि नीचे से ऊपर, कि छोटे छोटे फैक्ट्स का यूज़ करके फिर हम एक जनरल प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल को हम डिराइव कर पा रहे हैं कि हाँ देखो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, फिर हम उसके बेसिस पर एक थियरी बना सकते हैं। वो जाती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। फिफ्थ है हमारी एबिलिटी की हम चीज़ें, फिफ्थ है हमारी मेमोरी, कि हम हमारी एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन की जो हमें याद है, हम उसको कितना, हमने जो भी चीज़ देखी उसे हम कितना याद रख पा रहे हैं। लास्ट है हमारी परसेप्चुअल स्पीड, कि हम कितनी स्पीड में कितनी जल्दी हम चीज़ें परसीव कर लेते हैं, डिटेल्स को परसीव कर लेते हैं। जैसे वो आपने पेंटिंग्स देखी होगी ना, यूट्यूब वगैरह पर भी होती हैं कि ये दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंसेस है। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में भी आते थे कि दो पिक्चर्स हैं, उसमें से आपको 7 डिफरेंसेस पता लगाने हैं। वो हो जाती है हमारी परसेप्चुअल स्पीड। तो ये 7 फैक्टर्स ये थे हमारे थर्स्टोन ने। थर्ड है हमारा रेमंड कैटल की थियरी। थर्ड है हमारी रेमंड कैटल ने थियरी दी थी, used factor analysis technique to show that general intelligence can be divided into two relatively independent components। अब रेमंड कैटल ने भी 2 कंपोनेंट्स बताए थे हमारी इंटेलिजेंस की जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, दूसरा है हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है। 2 तरीके की इन्होंने इंटेलिजेंस बताई है। इन्होंने भी क्या है, फैक्टर एनालिसिस जो टेक्निक थी जो कि स्पेयरमैन ने यूज़ करी थी, वही रेमंड कैटल ने यूज़ करी है। और इन्होंने जो जनरल इंटेलिजेंस है हमारे, इसको 2 पार्ट्स में, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच कंसिस्ट ऑफ नॉलेज अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड एंड द एबिलिटी टू यूज़ दैट नॉलेज वेन एवर रिक्वायर्ड। इसमें क्या कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की कोई चीज़ पहले से दिमाग में है, हमने बचपन से जो चीज़ सीखी है उसको हमने दिमाग में बैठा रखा है और अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले कोई ट्रेनिंग करी, ठीक है, कोई जॉब आपको करनी थी, उसके लिए आपने ट्रेनिंग करी है, सारी चीज़ें सीखी हैं, अब वो आपके दिमाग में है। अब आप उसको, उस नॉलेज को जो आपके पास पहले से है उसको हमने रखा है अपने दिमाग में और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास पहले की नॉलेज थी उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। वहीं पर इसके अपोजिट फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यूज्ड व्हेन डीलिंग विद द नोवल सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। अब देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है कि अभी अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, जिसका आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, आपके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप जो भी कर रहे हो अपनी मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करके, कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज़ करके, वो हो गई आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस, कि एकदम नई सिचुएशन, एकदम नई प्रॉब्लम आई है जिसके लिए आपने सोचा ही नहीं था। अब वो हो गई आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस जो भी आप उधर यूज़ कर रहे हो। जैसे एग्जाम में जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब आप वो सारा दिमाग में बैठा करके चले गए कि हमें टीचर ने ये इंपॉर्टेंट बताया था। अब एग्जाम का पेपर जैसे ही खोला है तो वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आ गया। तो वहाँ पर आप जो यूज़ करोगे अपनी नई इंटेलिजेंस, बिल्कुल जो आपने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ गई आपके सामने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई सिचुएशन, तो वहाँ पर जो आप अपनी टेक्निक यूज़ करोगे, अपना दिमाग यूज़ करोगे, वो हो जाती है आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है कि आपको पहले से पता था कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, आपने वो सारा रट करके गए, बिल्कुल ध्यान में दिमाग में रखा और वही चीज़ सामने आ गई है और अब आप उसके आंसर लिखते जा रहे हो, वो हो गई आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब है फ्लूइड एबिलिटीज आर द रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज विच आर मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज कंप्लीशंस। अब जो फ्लूइड एबिलिटीज होती है इसमें क्या होता है कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। फ्लूइड एबिलिटीज कौन कौन सी होती है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं किसी टेस्ट में? उसके लिए हम एनालॉजीज और क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन ऐसे ऐसे टेस्ट करवाते हैं ताकि हम फ्लूइड एबिलिटीज़ का पता लगा सके कि इस इंसान में कितनी फ्लूइड एबिलिटीज़ है। क्रिस्टलाइज्ड जो एबिलिटीज़ होती है इसके अंदर हमारी वोकैबुलरी, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक फील्ड्स, ये होती है हमारी क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटीज़, ठीक है। जैसे कि अगर आपको करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसमें आपको स्पेसिफिक आंसर ही देना है, उसमें आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। वो हो जाती है आपकी क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटीज़, कि आपको कितनी अच्छी वोकैबुलरी आपकी है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन कितनी है कि ये जो स्टेट, ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है या फिर इस स्टेट की कैपिटल क्या है, ये आपको कितनी नॉलेज है, वो हो जाती है आपकी क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटीज़, ठीक है। ये दी थी हमने रेमंड कैटल ने 1963 में। लास्ट है हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर, लास्ट जो थियरिस्ट है वो है अर्थर जेनसन। अर्थर जेनसन ने 1969 में अपना हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। अब हमने पढ़ा था कि भाई जो मैज़लो है उन्होंने भी एक हायरार्की मॉडल दिया था, लेकिन वो हायरार्की मॉडल ऑफ नीड्स था, नीड ऑफ हायरार्की मॉडल दिया था उन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने क्या, अर्थर जेनसन ने हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। इसमें क्या इन्होंने सिर्फ 2 लेवल्स दिए हैं कि भाई विच कंसिस्ट ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स, कि भाई जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। अब लेवल 1 के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी आ जाती है? हमारी एसोसिएटिव लर्निंग।
एसोसिएटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम एसोसिएशंस बना करके कि इस चीज़ का जो संबंध है, इस चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से है, ठीक है, ऐसे एसोसिएशन बना के जो हम लर्निंग करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रोट लर्निंग एंड मेमोरी, जिसके अंदर हमारी रोट लर्निंग और मेमोरी आ जाती है, इन विच द आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। मतलब होता क्या कि लेवल 1 में क्या होगी, हमारी वो सारी एबिलिटीज जिसके अंदर रोट लर्निंग आ गई, कि जो हमें पहले से पता था वही चीज़ हमने बाहर निकाल के रखी, ठीक है। आपके टीचर ने जो आपको बताया एज इट इज़ आपने एग्जाम में लिख दिया, आपने अलग से अपनी कोई सोच नहीं लगाई कि चलो मैं इसमें कुछ अलग न्यू करता हूँ, वो आपने कुछ नहीं करा, जितना आपको पता था आपने एज इट इज़ उसको लिख दिया, वो हो गई आपकी रोट लर्निंग लेवल 1 में जो आती है। लेवल 2 इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव लर्निंग which involves higher order skills such as abstract thinking, symbolic thought. These skills have to transform the input to produce an effective output. ठीक है, यहाँ पर आपने अपना दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, टीचर ने जो बताया था वो समझ लिया मैंने, लेकिन इसको मैं एक नई तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, इसको एक नई तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ ताकि कुछ नया निकल करके आए। जो आपके दिमाग में पहले से जो जिसने जो बता दिया आपने एज इट इज उसका यूज नहीं करा, उसको मॉडिफाई करा है, अपना कुछ एक टच दिया है उसमें, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, अपनी नॉलेज दिखाई है उसमें, वो हो जाता है आपका लेवल 2। ये दिया था अर्थर जेंसन ने लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में क्या दिया, हमारी रोट लर्निंग एंड मेमोरी, कि जितना आपको बता रखा है आपने बस उतना ही दिमाग लगाया, उतना ही अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दी, जैसा इनपुट था वैसा ही आउटपुट सिमिलर हो गया। लेवल 2 में क्या है, इनपुट है बट उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करा है हमने, अपना दिमाग लगाया, कॉग्निटिव लर्निंग करी है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंबॉलिक थॉट्स, ये सबका यूज़ कर, अपनी स्किल्स का यूज़ करा है, फिर एक नया और इफेक्टिव आउटपुट हमने दिया है अपना, वो हो जाता है हमारा अर्थन जेंसन ने जो दिए थे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लेवल 2। तो यहाँ पर जो हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है इंटेलिजेंस की वो खत्म होती है। आई होप कितना आपको समझ में आया हो कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो क्या है। इसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसमें कि हम मेन स्ट्रक्चर कि हमारे इंटेलिजेंस का क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनती कैसे है किसी के इंटेलिजेंस, वो हम समझते हैं, जिसके अंदर टोटल 4 हमने थ्योरीज पढ़ी। सबसे पहले स्पेयरमैन की जी फैक्टर एस फैक्टर, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन की, जिसके अंदर उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया था। जनरल फैक्टर जो हर इंटेलिजेंस में जो कि ज़रूरी होता है, ठीक है, वो हो जाता है जो कि कॉमन होता है हर एक टेस्ट में, हर एक एबिलिटी में, हर एक कॉग्निटिव एबिलिटी में वो एक फैक्टर कॉमन रहता है, उसको बोलते हैं जी फैक्टर। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, जो हर पर्सन के लिए अलग अलग हो जाता है, हर टेस्ट के लिए अलग अलग हो जाता है, वो हो जाता है स्पेसिफिक फैक्टर। फिर था हमारा थर्ड स्टोन के जो उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया कि भाई देखो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी उन्होंने कि 2 ही फैक्टर नहीं होते, हमारे पास टोटल 7 फैक्टर्स होते हैं, उन्होंने डिफरेंट 7 फैक्टर्स बताए हमें। फिर दी थी थर्ड हमारे कॉमन रेमंड कैटल ने, इन्होंने भी 2 कंपोनेंट्स बताए थे कि भाई जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर 2 कॉमन फैक्टर्स होते हैं, 2 कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं हमारी इंटेलिजेंस के, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। और लास्ट से हमारे अर्थन जेंसन, जिन्होंने की हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया, जिसके अंदर हमारा लेवल 1 और लेवल 2 इन्होंने बताया। ये यहाँ पर हमारी जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी कॉग्निटिव अप्रोच। अब नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव अप्रोच। अब जितने भी कॉग्निटिव अप्रोच में जो थ्योरीज थे उनका जो मेन इंटरेस्ट था, ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने में। उनका मेन फोकस था कि भाई कोई इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, उसको आंसर मिलता किस तरीके से, क्या प्रोसेस होती है उसकी पूरी, इसको समझना चाहते थे वो। इस पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा फोकस था। उनका स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस पर इतना फोकस नहीं था कि इंटेलिजेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उस पर उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान था भाई क्या प्रोसेस होती है पूरी, ये उनका मेन फोकस रहता था। और डिफरेंट थियरीज ने अपनी थियरीज दी हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी 1985 में थियरी दी थी। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी थियरी दी, इन्होंने भी क्या है 3 कंपोनेंट्स बताए। हिज मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंसिस्टेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इनका जो मॉडल था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, इन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए। फर्स्ट है हमारा नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर एनकोडिंग एंड कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन एज वेल एज फॉर लर्निंग न्यू फैक्ट्स। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको कैसे एनकोड कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से परसीव कर रहे हैं दिमाग में, किस तरीके से बैठा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कैसे उसको कंपेयर कर रहे हैं, और नए नए फैक्ट्स को कैसे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम अपने अंदर डाल रहे हैं, अपने दिमाग में डाल रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, उसको एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन उससे कंपेयर कर रहे हैं, नई चीज़ों को, नए फैक्ट्स को लर्न कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाती है हमारी नॉलेज एक्वाइजेशन कॉम्पोनेंट के अंदर। सेकेंड है हमारा परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। इट इज़ यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स। परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि इसका हम यूज़ करते हैं, इस कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कौन सी हम स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कौन सी टेक्निक यूज़ करें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो होती है हमारी परफॉर्मेंस, कि हम इसमें परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट है कि नॉलेज एक्वाइजेशन, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं हम। सेकंड है परफॉर्मेंस, कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज को ढूंढ रहे हैं, टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थर्ड है हमारा मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट। इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ स्ट्रैटेजी एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी एक स्ट्रैटेजी पहले बना ली परफॉर्मेंस कंपोनेंट में। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करते हैं, हाँ, कि हमारे पास 3 तरीके हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो हम उसमें से चूज़ करते हैं कि भाई कौन से वाला सबसे बेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम उसको सिलेक्ट करते हैं, साथ में हमारी एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, कि हम
कितने अच्छे से प्रोग्रेसिंग हमारी हो रही है उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है, नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले तो अपने मॉडल के अंदर 3 जो कंपोनेंट्स है वो दिए। अब इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास 3 बेसिक टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस की भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कॉम्पोनेंशियल, जिसको कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है हमारी, क्रिटिकली और एनालिटिकली हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, हमारी एबिलिटीज़ कि हम एनालिटिकली और क्रिटिकली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो आते हैं इसके अंदर हमारी। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन IQ स्कोर्स एंड कॉलेज ग्रेड्स। और ये चीज़ जो हमारी है, ये जो कंपोनेंट है, ये वाली जो टाइप की इंटेलिजेंस है, ये हमारे IQ स्कोर्स में रिफ्लेक्ट होती है, साथ में हमारे जो कॉलेज के ग्रेड्स होते हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंड है हमारी एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस फोकसेस ऑन इनसाइट and the ability to formulate new ideas. It is involved in using past experiences creatively to solve new problems. सिंपल सी बात है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमने जो भी चीज़ें पास्ट में सीखी हुई हैं, अब हम उनका किस तरीके से यूज़ करें। बचपन से जो भी हमने सीखा है, अब हम लाइफ में आगे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रख करके, उससे सीख करके क्रिएटिवली कैसे हम उनका यूज़ कर रहे हैं। हमारे इंसाइट पे ज़्यादा फोकस करता है ये वाला कंपोनेंट, ये वाली जो इंटेलिजेंस होती है कि हम नई नई चीज़ों को कैसे सोल्व करें, नए नए आइडियाज़ कहाँ से निकाल करके लेकर के आएँ। वो हो जाती है हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस या फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। लास्ट है कॉन्टेक्चुअल, और जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, एम्फसाइजेस ऑन द एबिलिटी टू डील विद द एनवायरमेंटल डिमांड्स फेस्ड ड्यूरिंग डे टू डे अफेयर्स। इट इज़ अदरवाइज रेफर्ड एज स्ट्रीट स्मार्टनेस। इसमें क्या है कि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है कि हम डे टू डे लाइफ में जो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, डे टू डे लाइफ में जो भी हम इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, वो जाती है हमारी कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये थे हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी थ्योरी दी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इनका मॉडल था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसके अंदर इन्होंने 3 कंपोनेंट दिए, नॉलेज एक्विजिशन, परफॉर्मेंस, मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट। और इसी के बेसिस पे हमें 3 टाइप की इंटेलिजेंस मिली, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट थियरी है वो है हार्वर्ड गार्डनर की। गार्डनर ने 1983 में अपनी थियरी दी थी, बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है कोई सिंगल एक चीज़ नहीं है। ठीक है, रेदर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस एबिलिटीज। इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज आती हैं, ईच ऑफ विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ही डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कंसर्निंग द फॉलोइंग एबिलिटी। अब इन्होंने क्या है अपने थियरी दी, इन्होंने डिफरेंट एबिलिटीज बताई। जिसमें फर्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल एबिलिटी, स्किल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इन्होंने दी लिंग्विस्टिक वर्बल एबिलिटी, जिसके अंदर आ जाता है कि हम कितने अच्छे से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस कितने अच्छे से लैंग्वेज को करते हैं, कितने अच्छे से अपनी बात कहने के लिए किन किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं हम, वो हो जाती है हमारी वर्बल एबिलिटी। सेकंड है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें कि आ जाती है हमारी साइंटिफिक थिंकिंग कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थर्ड है स्पेशल एबिलिटी, स्किल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। हम अपने दिमाग में जो भी इमेजेस बना पा रहे हैं, पैटर्न्स बना पा रहे हैं, वो आ जाती है हमारी स्पेशल एबिलिटी में। फोर्थ है म्यूजिकल एबिलिटी, स्किल्स इन टास्क इन्वॉल्विंग म्यूजिकल्स रिदम्स एंड पैटर्न्स। जो म्यूजिकल रिदम है, पैटर्न है, जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं, वो सारी आ जाती है हमारी म्यूजिकल एबिलिटी में। फोर्थ है बॉडीली काइनेस्टिक एबिलिटी भी से बोलते हैं, स्किल्स यूज फॉर यूजिंग होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। कि जैसे हम डांस करते हैं तो जो अलग अलग स्टेप्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, कितने अच्छे से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, कितने फ्लेक्सिबल है, कितनी क्रिएटिवली हम अपनी बॉडी का यूज़ कर पा रहे हैं, वो हो जाता है हमारा बॉडीली काइनेस्टिक एबिलिटी। सिक्स्थ है हमारा इंटरपर्सनल एबिलिटी, स्किल्स इन इंटरेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल बाय बीइंग सेंसिटिव टू देयर इमोशंस। इंटरपर्सनल हो गया कि हम दूसरे लोगों से किस तरीके से अच्छे से बात करें, उनसे कितने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, वो जाता है हमारा इंटरपर्सनल एबिलिटी। इंट्रापर्सनल अपने आप से, कि हम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इंट्रापर्सनल क्या हो गया, अपने आप से खुद को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। इंटरपर्सनल एबिलिटी क्या होगा कि हम दूसरों से भी किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उनको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने आप को कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उनके आगे। एट्थ है हमारा नेचुरलिस्टिक एबिलिटी। उसके अंदर वो सारे स्किल्स होते हैं कि हम अपने नेचुरल वर्ल्ड, हमारे आसपास जो भी वर्ल्ड है, ठीक है, उसको हम कैसे हम परसीव करते हैं, हम कितने सेंसिटिव हैं उसको लेकर के, वो हो जाता है हमारा नेचुरलिस्टिक एबिलिटी। लास्ट है हमारा नाइन्थ एग्जिस्टेंशियल एबिलिटी। इसके अंदर हमारे स्किल्स आते हैं कि हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है उसको हम कैसे समझ रहे हैं, ठीक है, हम कितने कंसर्न है उसको लेकर के कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मीनिंग क्या है, हम क्यों इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है, वो हो जाता है हमारा वो सारे स्किल्स आ जाते हैं हमारे एग्जिस्टेंशियल एबिलिटी में। तो इस तरीके से जो गार्डनर थे, इन्होंने
डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस बताए थे कि भाई इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही कोई इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है। तो उन्होंने टोटल 9 एबिलिटीज़ बताई थी कि इनके बेसिस पर डिफरेंट इंटेलिजेंस हमारी होती है। अब इसके अंदर लास्ट है हमारा पास मॉडल। पास मॉडल क्या है? प्लानिंग, अटेंशन, अराउज, सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव मॉडल। इसकी जो थियरी है पास मॉडल, ये हमें दिया था जेपी दास, जे नागलेरी एंड कर्बी ने 1994 में। इस मॉडल में क्या है कि इन्होंने ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। इन्होंने बोला कि भाई जो हमारे ह्यूमन कॉग्निशन की जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, इसके अंदर 3 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसके 3 फंक्शनल यूनिट्स होती है हमारी ब्रेन की, जो कि इसके अंदर काम करती है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर। दीज यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल, अटेंशन, कोडिंग और प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। इन्होंने बोला कि भाई देखो, इसके अंदर आती है हमारे ये जो 3 प्रोसेसेस होती है हमारे अराउजल के लिए, हम कितने अटेंशन दे पा रहे हैं उसके लिए, कोडिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और प्लानिंग के लिए, यही 3 बेसिक यूनिट्स इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी यूनिट है? फर्स्ट जो हमारी फंक्शनल यूनिट है वो हमारे अराउजल और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन स्टेम एंड लोअर पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इन्होंने बोला कि हमारे अराउजल के लिए, ठीक है, हमारे अराउजल और अटेंशन के लिए हमारा ब्रेन स्टेम और हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निचला हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो काम करते हैं, ठीक है। इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे अराउजल और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड जो फंक्शनल यूनिट है वो है हमारी एनालाइजिंग, कोडिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस। देखो अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे एनालाइजिंग करना, कोडिंग करना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसेस का यूज करके। सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विद पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स। जो भी हमारी सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है हमारे ब्रेन के अंदर, सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है, वो जुड़ी हुई है हमारे पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब से, ठीक है। एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विद फ्रंटल टेम्पोरल लोब्स। और जो हमारी सक्सेसिव प्रोसेसिंग है, जो कि ऊपर पास मॉडल में जो डबल एस है, सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, उसमें से जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है वो इन्वॉल्व है हमारी फ्रंटल और टेम्पोरल लोब से। थर्ड फंक्शनल यूनिट है इज यूज फॉर प्लानिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। थर्ड फंक्शनल यूनिट हमारी प्लानिंग के लिए, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को स्ट्रक्चर करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर होती है इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब जो प्लानिंग वाला जितना भी काम होता है ना, वो सारा होता है हमारा प्री फ्रंटल लोब के अंदर। तो जो ये जेपी दास से जो ये पास मॉडल था, इसके अकॉर्डिंग हमारी 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं, 3 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो कि सारा काम करती हैं। हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का सारा जो काम होता है वो 3 फंक्शनल यूनिट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड फंक्शनल यूनिट बताई। अब आ जाता है हमारा पास मॉडल। सबसे पहले है अटेंशन एंड अराउजल। इसको आप पास वर्ड से याद रखोगे ना, सबसे पहले प्लानिंग है तो सबसे पहले प्लानिंग से याद करते हैं, पढ़ते हैं इसे। प्लानिंग क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाउ टू कैरी आउट द टास्क। प्लानिंग सिंपली वही चीज़ है कि जो हम प्लान करते हैं ना, कि इसके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ आ जाती है जिसमें कि हम डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे सॉल्व करना, वो डिसीजन बनाते हैं हम लोग अपना, ठीक है। हम कैसे टास्क को परफॉर्म करेंगे, कैसे उसको एडमिनिस्टर करेंगे। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स। हम अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं कि हमें पूरा एक्शन लेना किस तरीके से, ठीक है। पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं कि हमें अपने गोल को अचीव कैसे करना है। एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा एक्शन, उसको इवेल्युएट भी कर, उसके इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट भी करते हैं। सारी चीज़ें आ जाती है हमारी प्लानिंग में। फिर आ जाता है हमारा ए, यानी कि अटेंशन एंड अराउजल। पी के बाद ए, अटेंशन एंड अराउजल में क्या है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सिलेक्टिवली अटेंड टू स्टिमुलेट व्हाइल इग्नोरिंग अदर डिस्ट्रैक्शंस। वही अटेंशन क्या है कि हमें एक ही चीज़ पर ध्यान लगाना है और बाकी सारी जो आसपास की जितनी फालतू चीज़ें उसको इग्नोर कर देना है। वही चीज़ इसमें है कि जो भी हमें चीज़ परसीव करनी है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, उसी स्टिमुलाई पे ध्यान देना है और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको इग्नोर करना है। अराउजल क्या हुआ? कीप्स पीपल अवेक एंड अलर्ट। अराउजल हमें जागरूक रखता है, ठीक है, जगा के रखता है और अलर्ट रखता है। एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फोकसेस आवर अटेंशन टू द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम। और जो हमारा ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल है कि एक सही मात्रा में अराउजल, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अराउजल हाई लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अराउजल हो जाएगा तो हम क्या एंग्शियस हो जाएंगे। अगर अराउजल बहुत बिल्कुल लो लेवल पे चला गया तो हम क्या है कि हमको नींद आने लगेगी। हम जागे ही नहीं रहेंगे, हमें नींद आने लगेगी, आलस आएगा, हमको लगेगा अरे यार इधर उधर ध्यान दे लो, क्या इस पे थक गए हम करते करते। वो क्या है कि अराउजल कम भी नहीं होना चाहिए, हाई भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल क्या करता है? हमें मदद करता है कि हम अपने अटेंशन जो है अपनी प्रॉब्लम के ऊपर लगा करके रखें अपने अटेंशन को। तो इसलिए ये होता है अटेंशन एंड अराउजल। अब है हमारा
डबल एस, जिसमें फर्स्ट है सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग। सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग में क्या आएगा, दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इंटीग्रेट सेपरेट कंसेप्ट्स to our knowledge system as an interrelated whole. Simultaneous processing helps us in finding relationship between the given abstract figures. सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या करती है, हम ये हमारी वो इसके अंदर वो सारी एबिलिटीज आ जाती हैं कि हमें अलग अलग टुकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन उसके अलग अलग पीसेज है, उन सबको हम इकट्ठा कर सके, उसको हम अलग अलग ना देखते हुए इंटीग्रेट में देखें, ठीक है, मतलब कि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन है एक दूसरी चीज़ से, ऐसे हम उसको परसीव करें ताकि हम जो है समझ सकें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर है, ठीक है, कि बहुत अजीब सा कोई फिगर है, उसके बीच में भी हम रिलेशनशिप बना सके, ये हो जाता है हमारा सिमिल्टेनियस प्रोसेसिंग। अब लास्ट है हमारा सक्सेसिव प्रोसेसिंग। दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर। सक्सेसिव मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे प्रोसेस में हो, सीक्वेंस में हो चीज़ें। लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल आर एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब सक्सेसिव प्रोसेसिंग के अंदर क्या आ जाता है कि हमारी एबिलिटी कि हम जो भी चीज़ें उसको कैसे याद रखें, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है, जैसे हम डिजिट्स याद करते हैं, हम जो अल्फ़ाबेट्स याद रखते हैं, ठीक है, हमें जो ABCD है वो लाइन वाइज याद है कि A के बाद B ही आता है, ठीक है, B के बाद C ही आता है, ऐसे हमें पूरी लाइन वाइज सीक्वेंस में याद है। टेबल्स हो गई, टेबल्स क्या है कि बढ़ते क्रम में ही होती है हमेशा, 2 2 2 4, कभी 4 2 2 नहीं होता, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में है, सक्सेशन में है, और हम ऐसे इनको याद भी रखते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स हो गए, डिजिट्स को लर्न करना, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल है सक्सेसिव प्रोसेसिंग के। तो ये था हमारा पास मॉडल, P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन एंड अराउजल, S फॉर सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग, और लास्ट इसका क्या है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो ये थी हमारी पास मॉडल, जो कि आखिरी मॉडल भी था हमारी सारी थ्योरीज का, अप्रोचेस का। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो अभी तक अगर कुछ ना समझ में आया हो तो। और वीडियो में अब तक बने हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी हम चलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस पर। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस में भी हर पर्सन की जो हर इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस एक दूसरे से अलग क्यों होती है, क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे, वो हम पढ़ेंगे अब। इंटेलिजेंस है सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन ऑफ आवर एवरीडे लाइफ एंड इट्स इन्फ्लुएंस आर इफेक्टिव फंक्शनिंग। अब जो इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है उसका, और हमारी डे टू डे की फंक्शनिंग में काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करता है वो। It is related to various life outcomes such as academic achievement, job performance, health, etc. इस सब में इंटेलिजेंस का रोल होता है। हमारी जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी अच्छा बनाए रखने में, या फिर अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है वो भी इंटेलिजेंस की वजह से हो सकती है। अब डिफरेंट देयर आर अदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, मूड, मोटिवेशन, लीडरशिप, क्रिएटिविटी एटसेट्रा दैट may affect the outcome in a particular aspect areas. Nevertheless, individual differences in intelligence does matter and we need to know the implications of it. अब देखो, अब स्टार्टिंग में इसमें सिंपली ये बताया कि देखो पर्सनालिटी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मूड में भी, मोटिवेशन में भी, हर चीज़ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पड़ता है, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है उससे। अब वैसे ही जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसका भी हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। वी नीड टू नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट, और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो इंटेलिजेंस होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है उसको हम बोलते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। उसको हम कैसे निकालते हैं, हम पहले मेंटल एज निकालते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, उससे हमारी क्या है, IQ हमारा निकल करके आ जाता है, और उस IQ को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी हम शो करते हैं। अब उसमें होता क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दोज हु स्कोर एट द एक्सट्रीम हाई एंड ऑफ नॉर्मल कर्व फॉर इंटेलिजेंस आर हैविंग एक्सट्रीम हाई IQ एंड कॉल्ड एज गिफ्टेड, ठीक है। तो जिन भी लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जिसको भी हाई साइड में रखा जाता है, एक्सट्रीम हाई नॉर्मल कर्व में रखा जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इनका IQ क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जिनका भी IQ बहुत ज़्यादा आता है, 130 प्लस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पीपल बोलते हैं हम उन लोगों को। इंडिविजुअल्स हु फॉल एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्मल कर्व एंड हैव एक्सट्रीम लो IQs कम अंडर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ग्रुप, अर्लियर नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर उसके एक्सट्रीम में किसी का स्कोर आता है, मानो 70 से कम आ गया, ठीक है, जिनका भी कम आता है उनको हम क्या बोलते हैं कि उनको हम बोलते हैं लो IQ है इनका IQ लो है। जिनका 70 से भी कम आता है उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। और जिनको पहले, अब हम लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं, पहले बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन, अब ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं उनको। द गिफ्टेड यूजुअली हैव एन IQ ऑफ 130 अबव। गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हम उन लोगों को बोलते हैं जिनका IQ 130 से ऊपर जाता है। टर्मन्स 1925 लॉन्गिट्यूडिनल
longitudinal study of 152 children having IQ more than 130 demonstrated that they were more successful in different domains including education, career, social skills and adjustment. अब टोरमैन ने 1925 में एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने 152 चिल्ड्रन के ऊपर अपनी स्टडी करी जिनका IQ 130 से ज़्यादा था, ठीक है। उनके पास 1528 चिल्ड्रन थे जिनका IQ 130 से ज़्यादा था। और उन्होंने क्या पाया अपनी उस स्टडी में कि भाई ये जो बच्चे थे ये डिफरेंट डोमेन्स में, ठीक है, डिफरेंट फील्ड में, एजुकेशन में, करियर में, सोशल स्किल में, एडजस्टमेंट में, सब में ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा सक्सेसफुल हुए आगे चल करके। However, studies have also found that other factors such as high energy level, persistence, a sense of purpose in life, etc., do play a role in the various life outcomes of gifted people. अब जो टोरेंस से 1993 में उन्होंने भी स्टडी करी थी, अब उन्होंने भी क्या बताया कि भाई जो हाई एनर्जी लेवल है, परसिस्टेंस है, सेंस ऑफ अ पर्पस इन लाइफ, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी रोल प्ले करा है गिफ्टेड पीपल की लाइफ में। उनका जो आउटकम निकला था, ठीक है, कि वो हर डोमेन में अच्छा कर रहे हैं, हर डोमेन में सक्सेसफुल है, वो सिर्फ उनका IQ ज़्यादा है सिर्फ इस वजह से नहीं है, उनका हाई एनर्जी लेवल, परसिस्टेंस और ये जो सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ है, ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं उसमें। Intellectual disability is marked about an extreme low IQ of 70 or below on a test when the mean of IQ score is 100. अब देखो जो IQ स्कोर का मीन होता है वो क्या होता है, 100 होता है। अब उसमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 70 से भी कम चला जाता है, 70 होता है या फिर उससे भी कम चला जाता है जिनका IQ, उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। In addition to it, the child also should have deficit in daily adaptive behavior such as self-care skills, communicating with others, being able to लिव ऑन वंस ऑन एटसेट्रा। अब क्या है कि जिन भी लोगों का जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, जिनका 70 से भी कम चला जाता है IQ स्कोर, उनको क्या दिक्कत आती है लाइफ में कि वो अपनी डेली फंक्शनिंग की सेल्फ केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, खुद से अपने बटन्स बंद करना कपड़ों के, ठीक है, अपने आप से नहा लेना, अपना खाना खुद से खा लेना, ठीक है, ये सब कामों में भी उन्हें दिक्कत आती है। वैसे ये जिनका स्कोर 25 से भी कम जाता है उनको ज़्यादा ही दिक्कत आती है, बट इन्हें भी कम्युनिकेट करने में दूसरे लोगों से, बीइंग एबल टू लिव इन वंस ओन, अपने आप वो अकेले नहीं रह पाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई उन्हें चाहिए उनका ध्यान रखने के लिए, उनको बताने के लिए चीज़ें कि कैसे बिहेव करना है, ठीक है, यहाँ पर अपने कपड़े खुद से कैसे पहनने हैं, नहाना किस तरीके से, इस सब में उनको किसी और इंसान की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद से नहीं रह पाते, तो ये उनको एक प्रॉब्लम रहती है। सिंस इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी इज नोन एज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, द कंडीशन इज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज दैट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब ये कंडीशन क्यों होती है, डेवलपमेंटल स्टेज में ये मैनिफेस्ट होती है, यानी कि इसका पता चलता है, दैट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसमें भी हम पता लगा सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इंसान इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, इसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या नहीं। दस देयर आर 3 मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। किसी को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलने के लिए, उसका डायग्नोज बनाने के लिए हमें 3 क्लिनिकल फीचर्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट बिलो एवरेज IQ, कि उसका जो IQ है वो 70 से कम होना चाहिए। डेफिशिएंसी इन एज अप्रोप्रिएट एडेप्टिव बिहेवियर, कि उसकी एज के अकॉर्डिंग जो उसका अडेप्टिव बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है, कि जैसे 5 से 6 साल का बच्चा है या 7 से 8 साल का बच्चा है, वो खुद से खाना खा सकता है, ठीक है, अपने हाथ से स्पून पकड़ करके खुद से खाना खा सकता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है मीन्स कि हाँ कोई दिक्कत है। थर्ड है ओकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, और ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है डेवलपमेंटल, जो भी प्रॉब्लम, ये जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है कि वो खुद से खाना नहीं खा पा रहा है, ठीक है, अपने कपड़े खुद से नहीं बदल पा रहा है, चेंज नहीं कर पा रहा है, नहा खुद से नहीं पा रहा है, अपना सेल्फ केयर खुद से नहीं कर पा रहा है, बातें लोगों से अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम उसको 18 साल से पहले से ही थी, ठीक है, ये नहीं कि 18 साल के बाद 20-25 साल का इंसान है, जब तक तो सब ठीक था, अब अचानक से उसको हो गया, तो मीन्स कि उसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई और दिक्कत है। तो ये चीज़ क्या है, इनिशियल ईयर्स में डेवलपमेंटल पीरियड में ही स्टार्ट हुई हो। तो ये 3 क्लिनिकल फीचर्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी का भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल का डायग्नोज बनाने से पहले। Intelligence has assessed in the psychometric test is used to define the gifted and the intellectually disabled. जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पर हम क्या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है इंसान या फिर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है ये हम पता लगा सकते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली कोरिलेटेड विद द ट्रेडिशनल एकेडमिक अचीवमेंट और बिंग बुक स्मार्ट। अब क्या है कि ये जो चीज़ है कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, ये चीज़ ज़्यादा जो कोरिलेट करती है ना वो ट्रेडिशनल एकेडमिक अचीवमेंट की, कितना पढ़ाई में कितना अच्छा है, कितना स्कोर कर रहा है, कितना अच्छा लाइफ में सक्सेस कर रहा है, सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड है। ये भी देखा गया है कि जो जिनका IQ बहुत ज़्यादा आता है, IQ ज़्यादा होने के बावजूद या फिर एकेडमिक सक्सेस पा लेने के बावजूद भी, जो कि एकेडमिक सक्सेस पा लेते हैं उसके बावजूद उनका जो सोशल रिलेशनशिप है या फिर रियल लाइफ में जो भी सिचुएशंस है वो उसमें इतने अच्छे ना हो। इट इन्वॉल्व्स इमोशनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर्स एंड टू मैनेज द इमोशंस इन एन इफेक्टिव वे।
जो हमारा एकेडमिक सक्सेस है वो सिर्फ हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है कि हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है, अपनी लाइफ में अच्छे से किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूजफुल रहता है। बट अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करने के लिए, किसी के रिलेशनशिप्स अच्छे हों, ठीक है, हमारा खुद के साथ जो रिलेशनशिप है, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है, वो अच्छा हो, वो डिपेंड करता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए इस वीडियो में या फिर फर्स्ट पार्ट में, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।